Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज आप सभी को क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान P8 आप लोगों को बता रहे हैं। पिछले क्लास एवं वीडियो में P7 बता दिया गया है। आज आप लोगों को P8 बताएंगे। सभी लोग अपना अपना कॉपी को निकालिए और लिख लीजिए। सामाजिक विज्ञान 10 P8 कंप्लीट। सभी लोग अपना लिख लीजिए और चलिए आज का क्वेश्चन, औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय करेगा हल्ला ध्यान दो। आय की गणना किस प्रकार की जाती है। की गणना किस प्रकार की जाती है। क्या करा, औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। आप प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 आप सभी को हम दे रहे हैं। देश की कुल आय, देश की कुल जनसंख्या। ए, देश की कुल आय, देश की कुल आय, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। बी, देश की कुल आय, देश की कुल जनसंख्या। भागे है ना, देश की कुल आय भागे देश की कुल जनसंख्या, देश का कुल आय गुने देश का कुल जनसंख्या। देश का कुल आय गुने देश की कुल जनसंख्या। सी, देश की कुल आय, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल आय प्लस देश की कुल जनसंख्या। डी, देश की कुल आय माइनस देश की कुल जनसंख्या। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको पहले, ठीक ना। क्या कह रहा है कि औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जा सकती है। हम प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का आय हम कैसे निकालेंगे, कैसे गणना करेंगे, इसके बारे में बता रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए, कह रहा है देश की कुल आय भागा यानी कि भाग आय है ना, देश की कुल जनसंख्या, देश का कुल आय गुने देश का कुल जनसंख्या, देश का कुल आय प्लस देश की कुल जनसंख्या, देश का कुल आय माइनस देश की कुल जनसंख्या। क्या ऑप्शन देखिएगा, देश का कुल आय को मतलब कुल आय मतलब देश का जितना आय है उसको और उसके पास जितना जनसंख्या है इसको भागा देने से प्रति व्यक्ति आय निकलेगा, या देश की कुल जनसंख्या गुने देश की कुल आय को भागा देने से प्रति व्यक्ति निकलेगा, या देश के कुल जनसंख्या और प्लस देश की कुल आय को जोड़ के दीजिएगा वो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा, या देश का कुल जनसंख्या और देश का
माइनस देश का कुल जनसंख्या और देश का कुल आय बराबर निकलेगा। तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि 5000 आबादी है और 1,000 कमाते हैं, तो उसमें अगर 5000 से 1000 गुना कीजिएगा तो बहुत सा हो जाएगा, है ना। तो अगर देश की अगर प्रति व्यक्ति को आय को अगर निकालना होगा तो याद रखेंगे कि जितना आपका कुल देश का कुल आय है, आय मतलब लोग जितना कमाते हैं वो सबको एक जगह रख लीजिए, और उसके साथ साथ देश का जितना जनसंख्या है उसको एक साथ करने के बाद भागा दे दीजिए। जितना भागा में आएगा उतना प्रति व्यक्ति आएगा। ये आपका सही होगा, है ना। तो ऑप्शन ए में है कि देश के कुल आय को मिला लीजिए और देश के कुल जनसंख्या को भागा दे दीजिए, जितना आएगा वो आपका सही होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के, विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? क्या कह रहा है कि विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने का, है ना, कौन सा विश्व बैंक कौन सा माप करता है कि विभिन्न देशों को बारे में बता दे, कौन करोड़पति है, कौन सा देश विकसित देश है, विकासशील देश है, ये सारे चीजों के बारे में, है ना। तो चलिए ऑप्शन आप सभी को हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। बी मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। सी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और डी जनसंख्या। क्या कर रहा है, विभिन्न देशों का वर्गीकरण विश्व बैंक कैसे करता है, कौन सा मापदंड से करता है? तो याद रखिएगा ये मापदंड आपका होता है तो प्रति व्यक्ति आय का मापदंड करते हैं कि प्रति व्यक्ति जिसका सबसे ज्यादा जिस देश का होता है उसके अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण करने का कहा है प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है आप लोग को बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय साधन का उदाहरण क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोल, सी भूमिगत जल, और डी इनमें उपयुक्त सभी। क्या कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है ना? कोयला है, पेट्रोल है, भूमिगत जल है, यह उपयुक्त सभी है।
तो याद रखिएगा नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो एक बार प्रयोग करने के दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो एकमात्र है कोयला का प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं नहीं। पेट्रोल को नहीं। तो ये दोनों तो नहीं होगा, है ना। भूमिगत जल को कई बार प्रयोग कर सकते हैं, है ना। 303 क्योंकि उपयोग सभी नहीं होगा। अगर ये तीनों चीज नवीकरणीय संसाधन का उपयोग करने का जो तरीका रहता तो हम उपयोग सभी कर देते, लेकिन इसमें सिर्फ भूमिगत जल ही नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। कोई दिक्कत? चलिए आगे, लोगों का विकास के लक्ष्य कैसे होते हैं? लोगों का विकास के लक्ष्य कैसा होता है? लोगों का विकास के लक्ष्य कैसा होता है ना। ऑप्शन ए हम आपको दे रहे हैं, सम्मान ए, सम्मान, बी, भिन्न या परंपर भिन्न या परस्पर विरोधी। चलिए तीसरा सी है, सी आपका है किचन अपरिवर्तित, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि लोगों का विकास के लक्ष्य कैसा होता है ना। समान होता है, भिन्न या परस्पर विरोधी होता है, या अपरिवर्तित होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो याद रखिएगा सब व्यक्ति का विकास जो होता है सबका अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, भिन्न या परस्पर विरोधी। यानी सबका विकास जो होता है, जो लक्ष्य होता है, सारे यहाँ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आज पढ़ने आए हैं, सबका लक्ष्य अलग अलग होगा। सभी का लक्ष्य क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है, भिन्न भिन्न होगा। इसलिए यहाँ पे है भिन्न या परस्पर विरोधी, यानी सभी का विकास का लक्ष्य अलग अलग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विनिर्माण की क्रिया किसे क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण कौन सा क्षेत्र का भाग है ना। ऑप्शन 1 सेवा, बी कृषि एवं सहायक, सी द्वितीयक, और डी प्राकृतिक। तो ये कह रहा है कि विनिर्माण कौन सा क्षेत्र का भाग है। तो याद रखिएगा विनिर्माण किसको कहते हैं? एक बार निर्माण को दोबारा निर्माण करने को क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। तो विनिर्माण आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। सभी आप अपने अपने कॉपी में इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे का क्वेश्चन बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में अंतिम
वस्तुओं का मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? चलिए, क्वेश्चन है पहले से ही शामिल बी बाद में शामिल, सी शामिल नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अंतिम वस्तुओं का मूल्य में मध्य वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, है ना, पहले से ही शामिल को हम मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय ग्रामीण योजना राष्ट्रीय ग्रामीण योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन ए 2005, बी 2006, सी 2007 और डी 2008। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो आया था वो 2005 में आया था, है ना। आंसर आप लिख लीजिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी चतुर्थ। कह रहा है कि भंडारण को किस क्षेत्र में लाया जाता है? भंडारण जानते हैं ना, जब एक जगह पे जमा किया जाता है, तो भंडारण जो होता है वो आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है। पता है, प्राथमिक क्षेत्र को जो एक बार पूरे पुनः करते दो, और द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण करते हैं, तृतीय क्षेत्र जो जमा करते हैं, है ना। तो तृतीय क्षेत्र में भंडारण आएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? प्रतिशत कितना है? कह रहा है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा कितना प्रतिशत लोग बोलते थे। तो ऑप्शन ए
20, बी 30, सी 40 और डी 50। फ्रेंच भाषा में बोलने वाले की प्रतिशत की संख्या कितना था बेल्जियम में? तो याद रखेंगे कि 40% फ्रेंच भाषा लोग बोलते थे। कितना प्रतिशत? 40%। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी, बी 1958 ईस्वी, सी 1960 ईस्वी या डी 1962 ईस्वी। कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल भाषा को कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो याद रखेंगे 1956 ईस्वी को राजभाषा घोषित किया गया था तमिल को। कोई दिक्कत? तो आज आप लोगों का P8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को P9 बताया जाएगा। आप सभी को मालूम है कि लगभग 7 तारीख से एग्जाम होने वाला है दिसंबर बोर्ड का। तो आप अच्छे तरीक़ा से तैयारी कीजिए। जो समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन किया कीजिए और उसके साथ साथ और घर पर पढ़ाई किया कीजिए, तभी आप दिसंबर बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.